नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। आप लोगों के लिए शॉर्ट लेक्चर कितने फायदेमंद हो रहे हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं वो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को जरूरत है आप लोगों की। आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको मैंने देखा, रिसर्च किया कि आप लोग सेशन देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो कहां प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइएगा। चलिए आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। इन लेक्चर्स को हम लोग शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखेंगे, मतलब कि हम लोग कम टाइम में ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे पास में समय की बहुत जो है अभी कमी है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका उल्लेख भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है। भाग 5 कहता है, भाग 5 का अध्याय 5 है जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक उल्लेख करता है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हमको पूरा का पूरा संघ सरकार को ही पढ़ना है। जब हम लोग संघ सरकार की बात करते हैं तो हमको ये तमाम टॉपिक जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कार्यपालिका होता है, एग्जीक्यूटिव, फिर होता है पार्लियामेंट, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती हैं, संघीय न्यायालय होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है सीएजी। ये तमाम टॉपिक जो हैं वो पढ़े जाते हैं किसके अंदर, संघ सरकार के अंदर। लेकिन जब हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव को हम लोग कहते क्या है? एक ऐसी संस्था जो कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। लेजिस्लेचर ने जो भी कानून बनाए हैं, संसद ने जो भी कानून बनाए हैं, उनको लागू करती है कौन? कार्यपालिका। इसलिए कार्यपालिका के जो अंग हैं वो आप लोग देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी। ये 5 अंग जो है, यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कार्यपालिका का कौन जो है वो अंग नहीं होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। इनमें से पहला टॉपिक जो है वो है राष्ट्रपति का। वो जो है हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, काफी क्रिस्प जो है उस मेथड में हम लोग चलेंगे। अनुच्छेद 52 जो है वो क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 2 तो नहीं होंगे, भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा और यह कहां पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 52 के अंदर लिखा हुआ है। ज्यादा इलोबरेट करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है? वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। मतलब जितने भी संघ के अंदर, संघ सरकार के अंदर जो भी काम किए जाएंगे या किसी चीज को रूल करना है तो ये जो है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। मतलब किसी भी कानून को जो बनाया गया है उसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो ये मेन अल्टीमेट पावर जो है वो किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। हम लोग आर्टिकल नंबर 54 को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसको आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां से एक प्रश्न बन सकता है। निर्वाचक मंडल जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 के अंदर है, 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? सबसे पहले वो सुन लीजिए। संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के अंदर लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनका मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया है। तो ये तो हुई पहली बात। जब हम लोग निर्वाचक मंडल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग निर्वाचित सदस्यों की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर दूसरा शामिल करते हैं हम लोग विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो भी विधानसभाएं हैं, जितनी भी विधानसभाएं हैं भारत के अंदर, उन सब के निर्वाचित सदस्य को हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिर दिल्ली और पांडिचेरी जो है उनको भी हम लोग, उनके निर्वाचित सदस्यों को हम लोग निर्वाचन मंडल के अंदर शामिल करते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा का जो है, यानी कि विधानसभा, अब वो भी पार्टिसिपेट करनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश है वो भी इसके अंदर शामिल करनी चाहिए। देखिए कि जो 17वां संविधान संशोधन था 1992 के अंदर, तो उस समय क्या हुआ था? 1991 के अंदर उस समय क्या हुआ था कि दिल्ली और पांडिचेरी को जब शामिल किया गया तो संविधान संशोधन के तहत हमने शामिल किया। इसीलिए जम्मू कश्मीर को अगर राष्ट्रपति के इलेक्शंस के अंदर शामिल करना है तो संविधान संशोधन इसके लिए आवश्यक होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। और 2026 से पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 2026 के बाद में ही जो है, जब परिसीमन होगा तभी चीज जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। तो ये चीज जो है आपको याद रखना है। यहां पर ध्यान रखना है कि मनोनीत सदस्य जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति है, डेरेक ओब्राइन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। डेरेक ओब्राइन जो है, जो कि पहले राज्यसभा से सदस्य थे, पश्चिम बंगाल से ये आते हैं। ठीक है, वैसे तो विदेशी नागरिक हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो है इस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है। जैसे तृणमूल कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद में ये राष्ट्रपति के इलेक्शंस में शामिल होते हैं। तो एक प्रश्न ये आता है कि
भारत के पहले ऐसे मनोनीत सदस्य थे जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया और उसके बाद में राष्ट्रपति के इलेक्शंस के अंदर 2012 में शामिल भी हुए थे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 55 देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है। देखिए, निर्वाचन की पद्धति के तौर पर हम लोग दो चीजों को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट मेथड अग्रता ही विजेता, है ना। पहला मेथड क्या है, अग्रता ही विजेता। अग्रता ही विजेता क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इलेक्शंस हो रहे हैं, जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिले हैं, 50% ज्यादा वोट मिल गए हैं, वो जीत जाएगा, मतलब जो आगे है वो जीतेगा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हम लोग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि दोनों ही व्यक्ति जो है या दो से अधिक व्यक्ति जो है उनका 50% से कम जो है वो वोटिंग शेयर वहां पर रहता है, तो हम लोग दूसरा इसमें मेथड अपनाएंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली जो है वो इसके अंदर अपनाई जाती है और उसके तहत जो है वो इलेक्शंस यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो निर्वाचन पद्धति क्या होती है मैंने आपको समझा दिया है। फिर है अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष की जो है राष्ट्रपति की पदावधि होती है। और जब भी राष्ट्रपति इस पद को धारण करते हैं तो शपथ भी लेते हैं, जिसकी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 57 कहता है 57, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या भारत के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल निर्वाचित हो सकते हैं। कितनी बार, कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, कितनी भी बार हो सकते हैं। यहां पे यूएसए वाला कंसेप्ट नहीं लगता है, यूएसए के अंदर केवल 2 बार ही होते हैं, लेकिन यहां पर हमारे यहां पर पुनः निर्वाचन की जो है वो यहां पर पात्रता रखी गई है। यहां पर आप लोग ध्यान रखना आर्टिकल 56, जिसको मैं आगे समझाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। 56 को मैं समझाऊं इसलिए पहले ही मैं आर्टिकल नंबर 61 का जिक्र कर देता हूं। आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल नंबर 61 के अंदर महाअभियोग का जो है उल्लेख किया गया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर आर्टिकल नंबर 61 का जिक्र नहीं है तो आप लोग जो है आर्टिकल 56 को टिक कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो ऑप्शन अगर 61 नहीं देगा तो 56 हम लोग इसलिए टिक कर रहे हैं क्योंकि जहां पर पदावधि लिखी हुई है, कार्यकाल लिखा हुआ है, तो वहां पर एक लाइन में यह भी लिखा हुआ है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगर हटाया जाएगा तो महाभियोग उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 58 देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्यताएं क्या क्या है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि राष्ट्रपति हो या फिर राज्यपाल हो, उम्र सीमा जो है वो 35 वर्ष है न्यूनतम, भारत का नागरिक होना चाहिए और शर्तें ये हैं कि किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी वहां पर आप लोग को ध्यान रखना है कि एक लाइन ये आती है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये है कौन सा, आर्टिकल नंबर 58 है। पद के लिए शर्तें हैं कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना, और इसके साथ में ही वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। पद के लिए शर्तें हैं जो कि आर्टिकल नंबर 59 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति के लिए शपथ। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। देखिए सबसे पहली बात कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख क्या अनुसूची 3 के अंदर है, तो हम लोग कहेंगे कि अनुसूची 3 में नहीं है। क्या वेतन का उल्लेख है, हाँ वेतन का उल्लेख तो अनुसूची 2 के अंदर है, लेकिन शपथ का उल्लेख जो है वो अनुसूची 3 के अंदर नहीं है। यहां पर इस अनुच्छेद के अंदर किया गया है 59 के अंदर, 60 के अंदर राष्ट्रपति के लिए शपथ का उल्लेख। शपथ दिलाते कौन है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाते हैं, या फिर उनकी गैर मौजूदगी के अंदर जो भी सीनियर मोस्ट पर्सन है वो जो है वो क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। फिर आते हैं राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग पर। महाभियोग की जो प्रोसेस है, इंपीचमेंट जो है वो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। अब ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया को मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर व्यवस्थापिका के साथ साथ में कार्यपालिका भी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। महाभियोग लाने के लिए जो है वो दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग। 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को, फिर सूचना देने से पहले जो है वो 1/4 जो मेंबर होते हैं उनकी अनुमति की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होता है, एक कमेटी का गठन होता है। उस कमेटी के गठन यानी कि कमेटी पूरा का पूरा जांच करती है, वो ठहराती है कि हाँ वाकई में राष्ट्रपति को जो है हटाया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए भी यहां पर जो है मौका दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी महाभियोग की प्रोसेस है, ठीक है। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 62, पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन। तो पद को भरने के लिए जो रिक्ति है यानी कि निर्वाचन का जो समय है वो 6 माह का समय है। इन बिटवीन यानी कि विद इन 6 मंथ जो है वो क्या हो जाना चाहिए, इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और फिर जो है राष्ट्रपति का पद वहां पर यानी कि भर जाना चाहिए। अब राष्ट्रपति के लिए कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 71 जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चुनावी विवाद होता है तो उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है और कहीं पर भी इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यही आर्टिकल जो है वो राज्यपाल के लिए भी काम करता है, ध्यान रखना, यही आर्टिकल राज्यपाल के लिए भी काम करता है। आर्टिकल 361 जो है राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार देता है, कुछ प्रिविलेजेस जो है
वो राष्ट्रपति के लिए है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है उनको कार्यकाल के दौरान कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, उनको कोई भी समन, कोई भी नोटिस जो है जारी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी यहां पर एक जो है एक कॉज जुड़ जाता है कि जब भी राष्ट्रपति को दीवानी, ध्यान रखना है, दीवानी जो नोटिस है वो दिए जा सकते हैं, दीवानी जो नोटिस है वो दिए जा सकते हैं, लेकिन 2 माह की पूर्व सूचना इसमें आवश्यक होगी। जो भी व्यक्ति दीवानी जो मामला दर्ज करवा रहा है उसकी पूरी डिटेल जो है, यहां तक कि घर का एड्रेस भी राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। 2 माह पूर्व जो है सूचना देनी होती है राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रपति की शक्तियों की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए लेक्चर थोड़ा क्रिस्प है, ज्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा इसको। राष्ट्रपति की शक्तियों की अगर हम लोग बात करें तो जब भी आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी कार्यपालिका शक्ति नहीं है, कौन सी व्यवस्थापिका शक्ति नहीं है, तो आप लोग इसमें एक चीज ध्यान रखना कि कार्यपालिका के अंग कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। इनकी नियुक्ति से संबंधित, इनके कार्य संबंधित अगर कोई शक्ति आती है तो हम लोग कहेंगे कि वो कार्यपालिका की शक्ति है। फिर व्यवस्थापिका की शक्ति, लोकसभा का सत्र, राज्यसभा का सत्र, संयुक्त अधिवेशन, है ना, फिर विधेयक वगैरह जो होते हैं, मनोनयन है, अभिभाषण है, अध्यादेश, वो सभी किसके अंदर आते हैं, व्यवस्थापिका की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर देखिएगा कि व्यवस्थापिका शक्तियां कौन कौन सी है, बाकी बची हुई कार्यपालिका शक्ति हो जाएंगी। आप लोग वित्तीय शक्तियों को ऑलरेडी जो है वो डिफाइन कर चुके हैं। जैसे आप लोग आर्टिकल नंबर 280 को पढ़ते हैं, अनुच्छेद 280 जब आप लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं कि 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए न्यायिक शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास में होती हैं। राष्ट्रपति जो है सैन्य मामलों के अंदर भी जो है वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसके लिए भी राष्ट्रपति जो है वो बेशक जो है उसके लिए सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए कूटनीतिक होती है, मतलब अंतरराष्ट्रीय जो संधियां होती हैं उनके अंदर भी जो है वो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उनके नाम से किए जाते हैं। सैन्य शक्तियां इनके पास में होती हैं, तीनों सेनाओं का कमांडर जो है राष्ट्रपति को कहते हैं। आपातकालीन शक्तियां होती हैं, आर्टिकल 352, 356, 360, ये तीनों आपातकाल जो है वो आप लोग को अच्छे से याद में रखने हैं। ठीक है, ओके, आपातकाल को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो ये राष्ट्रपति का पूरा लिक्चर है जिसको हम लोग क्रिस्प तरीके से जो है वो किया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल भी है, हाल ही के अंदर अभी जो है द्रौपदी मुर्मू, वो आप लोग को ध्यान में रखना है। और बाकी राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे 1950 से लेकर 62 तक। ये पूरा क्रम जो है आप लोग को एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और सब राष्ट्रपति के नाम देख लीजिए। ठीक है, तो रिवाइज हो गया राष्ट्रपति का। चलिए तो आगे जो हम लोग उपराष्ट्रपति के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।